ओशो का शरीर बहुत कोमल था, फ्रेजाइल। फूल भी क्या इतना कोमल होगा जैसा ओशो का शरीर था। बीमारियां थी शरीर में, अस्थमा था, कहते हैं कि भी दमादम के साथ जाता है। शुगर थी, डायबिटीज, इसका कोई इलाज नहीं। और फिर शुगर शरीर में कितने ही दूसरे असर लाती है। धीरे धीरे शुगर पूरे शरीर के एक एक अंग को कुतरती है। साइलेंट किलिंग डिजीज कहलाती है ये। फिर कमर में उनके बहुत दर्द होता था। फिर उनको गंध से एलर्जी थी। उनको जिस tariqe से सर्दी का भी उस पर बहुत असर हुआ करता था। फिर अनवरत उस शरीर से जितना ओशो ने कार्य लिया, शुरू के सालों में कोयले की ट्रेनों में 20 साल तक भारत में यात्राएं की। अब जिन लोगों ने कोयले की ट्रेनों में सफ़र किया उनको पता होगा कि वो जीते जी नरक था। और फिर ये मीटर गेज की ट्रेनें जो इधर की तरफ चलती है, घंटों रेलवे स्टेशन पे क्रॉसिंग के लिए खड़ी रहती है। 200 किलोमीटर के लिए 7 घंटे 8 घंटे ट्रेन में ही लग जाते हैं। फिर लगातार लोगों से मिलना, सार्वजनिक सभाएं करना, किताबें पढ़ना, ध्यान करवाना, क्या नहीं, इतना काम कोई अच्छे से अच्छा अष्टपति वैसे भी अगर करे तो उसका शरीर भी एक बार तो थक ही जाएगा। फिर क्योंकि इन सब चीज़ों में खाना पीना भी थोड़ा समय पे नहीं हो पाता है, नींद समय पे नहीं हो पाती, रेस्ट समय पे नहीं हो पाती, कई चीज़ें हो जाती हैं और उसका असर तो शरीर पे आते ही जाता है। फिर जैसा कि ओशो स्वयं कहते हैं कि एक संबुद्ध शरीर जो होता है उसको कई बीमारियां आने लगती, क्योंकि इतने गहन स्वीकार भाव में जीते हैं तो बीमारियां भी प्रवेश कर जाती, क्योंकि बीमारियों के लिए भी कोई ना नहीं है अंदर। तो हम सब ने देखा कि ओशो के शरीर को एक एक दिन स्वस्थ रखना ये कोई कम बात नहीं थी, बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। और फिर अंदर से कोई शरीर की पकड़ ही नहीं, फिर शरीर में बने रहना। मैं सोचता हूं ओशो ने जितना समय निकाला उसके लिए ओशो के स्वास्थ्य की और ओशो के देह की देखरेख करने वाले 2 लोग बेहद महत्वपूर्ण हैं। इतिहास में उनको बहुत बड़े नाम की तरह याद किया जाएगा। जैसे बुद्ध के साथ आनंद अनिवार्य रूप से जुड़ा नाम है, हजारों साल से जुड़ा है और हजारों सालों तक जुड़ा रहेगा। ऐसे 2 नाम हैं ओशो के पर्सनल फिजिशियन अमृतो, जो पहले देवराज के नाम से जाने जाते थे, और एक विवेक, जिसे ओशो गुड़िया कहते थे या जिसके बारे में जो भी ओशो की कहानी थी। इन दोनों ने चुपचाप सालों साल रात दिन जो ओशो के देह की देख रेख की, उसका कोई आकलन करे तो हैरान रह जाए। मैं जानता हूँ मुझे शुगर है तो, या मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और सब है तो, कि हर थोड़े दिन में एक नई समस्या आती है शरीर की। दवाइयाँ ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये जांचें कर रहे हैं, वो जांचें करो। ओशो के साथ तो मेरे से कई गुना ज़्यादा ओशो के साथ ये सब हो रहा था। तो उनको कितना खाना देना, कैसा खाना देना, किस समय पे खाना देना, कि कौन सा खाना देना, फिर कौन सी दवाइयाँ देना, पूरी दुनिया के विशेषज्ञों से सलाह ले ले के जांचें करवा करवा के लगातार। तो जो अथक परिश्रम विवेक और अमृतों ने किया, उसका
जब भी कोई विस्तार से आकलन किया जाएगा तो निश्चित रूप से मानना होगा कि ओशो के शरीर को इतना सुरक्षित रखने के लिए इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो अमूल्य है। चुपचाप ये ओशो के काम में लगे रहे, क्योंकि ओशो की देह को संभालना कोई इतना आसान काम नहीं था, किसी कीमत पे सही नहीं था। और परेशानियां इतनी, जब अस्थमा के दौरे उनको पड़ते थे तो किस तरीके से दौरे पड़ते थे सुनने में आता है सबकी, कैसे क्या होता था। जब ओशो प्रवचन दे के जाते थे तो उनने ऐसा कुछ था कि वो खांसी को रोक के रखते थे, और जैसे ही कमरे में जाते थे फिर उनकी वो खांसी निकलनी शुरू होती थी। शुगर से कमजोरी भी बहुत आ जाती, कई दूसरे इश्यूज भी आ जाते हैं। तो फिर जेलों में भी डाल दिया गया, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर यात्रा कर रहे हैं, कभी वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। कितना कुछ उस अत्यंत कोमल शरीर के साथ, और उसको बचा के रखना और अंत तक बचा के रखना। फिर जब थैलियम जहर का असर ओशो के शरीर पे आने लगा और उसकी वजह से शरीर में कॉम्प्लिकेशंस आने लगे, उन सबसे ओशो के शरीर को बचाना कोई छोटी बात नहीं थी। हमें इन दोनों का हृदय से अनुग्रह मानना ही होगा कि इन दोनों ने रात दिन सतत सेवा की, खुद के सुख और खुद की सुविधा और खुद की सारी चीज़ों को एक तरफ रख के ओशो के लिए ये अपना बेस्ट देते रहे। क्योंकि भाई ठीक है, हर एक व्यक्ति का अपना जीवन भी तो होता है ना भाई, उसका भी खाना पीना होता है, उसको भी बीमार होता है, उसको भी कभी नींद निकालनी होती है, कभी उसको भी सुविधा होती है, उसको भी रिश्तेदारों से मिलना होता है, उसका भी किसी से रिश्ता बनता है। तो लेकिन ओशो को तो कि जिस वक्त जरूरत पड़े उसी वक्त, 24 घंटे जिस वक्त ओशो बीप कर दे उसी वक्त उनके ओशो के पास में खड़े हो। ओशो की किसी जरूरत को समय के पहले पहचान के उसको पूरा करना, उनका सोना, खाना पीना, दवाइयाँ, उनकी सुविधा, उनके टाइम टेबल, क्या नहीं किया इन दोनों ने। कभी कोई सोच भी सकता है कि इन लोगों ने क्या नहीं किया है। फिर जब दांतों में दिक्कत आती थी और देवगीत जब दांतों की डेंटल चेयर पे जब चलता था तब ये दोनों होते थे। उसके अलग ओशो के शरीर पे असर हो रहे थे, उसकी भी देख रेख करना और कोशिश करना कि कम से कम ओशो को तकलीफ, क्योंकि जिसने भी किसी को बहुत प्यार किया तो उससे ये बात पता होगी कि जिससे आप बहुत प्यार करते हो उसको कुछ होता है तो उसका दुख कितना होता है। हम छोटे थे तो हमारी माँ एक बात कहती थी, हम कभी बीमार हो जाते थे तो माँ ये बात ज़रूर कहती थी कि हे भगवान, ये बीमारी मुझे दे देता रे, मेरे बच्चे को क्यों दी। तो इतना तो ओशो के प्रति प्रेम, और फिर वो मास्टर सदगुरु 24 घंटे उनकी दिव्यता, भव्यता और गरिमा को देख रहे, महसूस कर रहे, जी रहे, और उस देह को, इस कोमल देह को पल पल संभाल के रखना कोई आसान काम होता है। मैं कहूंगा कि विवेक और अमृतों ने जो ओशो की देह के लिए जो किया वो एक तरीके से एक अत्यंत असंभव काम करके दिखाया। और सालों साल अगर ओशो 58 साल की उम्र तक रहे और वो सार्वजनिक जीवन जीते रहे और प्रवचन देते रहे और जितना भी जिसको मदद ही करते रहे, तो उसके लिए 2 लोग बेहद मूल्यवान है। किसी ने भी ओशो की देह के लिए इतना, ओशो के जीवन के लिए इतना कुछ नहीं किया, किसी ने भी। मैं इवन ओशो के परिवार के लोगों के लिए भी कहता हूं ये बात को, क्योंकि माँ ने या नानी ने कुछ सालों के लिए कुछ किया होगा, उसके बाद तो
इन दोनों का ही पूरा ध्यान रहा। और आसान तो नहीं होता है। एक मास्टर तो मास्टर है, वो तो 24 घंटे अपने आसपास के और तमाम लोगों को जगाने के लिए हर वो डिवाइस करेगा जो वो कर सकता है। और इन लोगों पर भी वो लगातार उसको काम कर रहे थे। उन सब से भी गुजरना तो मजाल है। मैं जब भी विवेक और अमृतों के बारे में सोचता हूँ और उन लोगों ने जिस तरीके से ओशो का ध्यान रखकर सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक असंभव काम था जो इन दोनों ने किया। इसकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, की ही जानी चाहिए। इन दोनों को बहुत बहुत श्रद्धा से याद किया जाना चाहिए। और विवेक चली गई ओशो के पहले। मुझे नहीं पता कि क्यों जाएगी, क्या कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। ये तो अब इतने बड़ी आत्माओं के बारे में तो कोई आकलन करना या बौद्धिक कोई जवाब देना आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, जब भूली मेरे पास आई थी और 2-3 महीने की हो गई थी, तब मैंने इसको गोदी में लेके एक प्रार्थना की थी। और मैं आज भी कई बार परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी हम दोनों में से कोई जाए तो मेरे पास, मेरे सामने मेरी गोदी में भूली चली जाए। क्योंकि मैं वो दुख देख लूँगा उसके जाने का, लेकिन अगर मैं चला गया तो उसको बहुत दुख होगा, उसको कौन संभालेगा। मैं जब अपनी इस भाव दशा के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि विवेक का ओशो के पहले जाना जरूरी था। विवेक देख नहीं पाती ओशो का जाना। मेरा आकलन है, मैं अपनी समझ से ये बात बोलता हूँ। और अमृतों ने रात दिन ओशो के लिए इतने किया, और आखिरी समय में नब्ज हाथ में लिए बैठा है। जिस व्यक्ति को एक बार मिलने के बाद पलट के उसने अपना जीवन कभी नहीं देखा, अपना देश, अपने रिश्तेदार और अपना सब कुछ छोड़ के रात दिन उनकी सेवा में बैठा रहा, उस परम सद्गुरु को वो जाते हुए देख रहा है, अंतिम पल में विदा होते देख रहा है। और उस पल में जब वो आंखें बंद करने लगते और अमृतों की आंख से आंसू आते, तो वो खोल के कहते, नो दिस इज नॉट वे टू से गुड बाय टू मी। और वो मुस्कुराता है। फिर वो कहते, दैट्स गुड। कोई कल्पना कर सकता है कि ये क्या चीज कटी है? कोई अनुमान भी लगा सकता है इस बात को कि अपने परम प्रिय को इस तरीके से विदा होते देखना, अपने सामने उसकी नब्ज पकड़े हुए। क्या नहीं अमृतों ने और विवेक ने देखा ओशो के साथ। जेलों में डाला गया तो इनको भी डाल दिया गया, इनके भी बेड़ियां लग गई, इनको भी इधर से उधर, उधर से उधर। वो इंग्लैंड के जेल की बात होती है, जब उनको कागज़ पे सोने को दिया तो अमृत तो करवट ले रहा था, तो ओशो कहते हैं कि भाई कैदी हो तो कैदी की तरह रहो। वो तो बुद्ध थे, वो तो संबुद्ध थे, वो तो ऋषि थे, वो मनीषी थे, लेकिन अमृत और विवेक तो वैसे नहीं थे ना। फिर ओशो के साथ वो सबको जीना, और उसके बाद ओशो की देह से जाने के बाद भी अनवरत अमृतो ओशो के काम में लगा हुआ है। सबके मन चले होंगे और पता नहीं क्या 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 होगा, अमृतो अडिग रहा। और कोई 2 मिनट ओशो से मिल लिया तो किताबें लिख रहा है ना, अपने को महान बता रहा है, और जिसको देखो पता नहीं क्या क्या चल रही है। अमृतों ने कभी किसी को इस तरीके से कुछ बात बताने की कोशिश की, वो कितना महान है कि सबसे ज़्यादा तो साथ अमृतो रहा। विवेक तो ज़्यादा, उसका तो सार्वजनिक जीवन ही नहीं था, वो किसी से ज़्यादा मिलती भी नहीं थी। कभी कुछ जतलाने की और बताने की कोशिश भी की इन दोनों ने कि वो कितना महान है कि ओशो के करीब रहते हैं। ये होता है ओशो के करीब होना, और करीब होने से जीवन में कुछ घटित होना। मैं अमृत और विवेक को ओशो की देह के लिए अपने हृदय से आभार करता हूँ, अनुग्रहित होता हूँ।
और दोनों को सचमुच मैं अपने दिल से प्रणाम करता हूँ। इन दोनों का ओशो की देह के लिए जो योगदान है युगों युगों तक याद किया जाएगा। ओशो के साथ ये भी अमर होंगे।